आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड का, जो क्रैश कोर्स हम बिहार के लिए जो स्टार्ट कर रहे थे। तो पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है, एक बार पार्ट 1 देख के ही करें। उसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन अपलोड करा था पिछले वीडियो में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका चैप्टर जो होगा, पहले मैं चैप्टर बता दूं आपका। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चैप्टर की बात करें तो अपना लास्ट वीडियो जो था पार्ट 1, ओके, पार्ट 1 जो था वो आपका चैप्टर 1 का था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। आज का जो वीडियो होगा उसमें वीडियो पार्ट 2 है और ये चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस मैं इसमें ले रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन कंपाइल किया, जो सारे ऑलमोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस वीडियो के अंदर कंपाइल करा है। तो पार्ट क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर मैंने यही लिख दिया है। आपको जहां भी नीड लगे वहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है पूरे लेक्चर का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 6, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो सीरीज वाइज चलता रहेगा, जैसे क्वेश्चन होगा। तो 5 क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो अपन समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हो, एक ऐसे सरफेस को बोलते हैं जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। अगर ये एक सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इस सरफेस पे मैं एक चार्ज मूव करवाता हूँ, सपोज एक चार्ज क्यू है जिसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाता हूँ, तो चूंकि मैंने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट। तो एक चार्ज जब यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है तो इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 0, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल तो सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग। तो जब चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है। तो ये तो रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल क्यों होते हैं। तो देखिए, इफ द फील्ड, मैं एक बार आंसर को रीड भी कर देता हूँ ताकि जो हैंड राइटिंग वगैरह आपको क्लियर समझ में ना आए उसे आप सुन के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इफ द फील्ड वेर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मेक अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट, ओके, हियर इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द field work would have to be done, but this is contradiction to the definition of equipotential surface. There is no potential difference between any 2 points on the surface and no work is required to move the change. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के अलावा कोई और कंपोनेंट बनाता है, कोई और एंगल पे एक्ट करता है, तो उस समय कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा जो कि नॉन जीरो कंपोनेंट होगा। अब ये नॉन जीरो कंपोनेंट होने के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी नॉन जीरो होगा, जो कि कंट्राडिक्ट करता है इस कॉन्सेप्ट को कि जिसपे वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होता है। तो ये कंप्लीट आंसर है। आप ऐसे आंसर करोगे तो आपको मिल सकता है, अपने लैंग्वेज में भी आप आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये तो छोटा सा डेरिवेशन है ये। अब देखिए यहाँ पे है क्या, मैं एक बार डेरिवेशन पूरा समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर है, ये जो भी आंसर मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। और जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़ रखे हैं तो उनके पास ये नोट्स होगा अभी, क्योंकि मैंने ये सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बट वो चैप्टर वाइज है, यहाँ आपको आंसर के अकॉर्डिंग नोट्स। अब देखिए है क्या, इसके अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल कम होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक चार्ज अगर ए से बी की तरफ जा रहा है,
ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, क्योंकि यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब A पे पोटेंशियल ज़्यादा है, B पे पोटेंशियल कम है। तो चेंज इन पोटेंशियल जब लिखना हो तो VAV इक्वल टू शुड बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाई चार्ज। अब वर्क डन का फॉर्मूला ये थोड़ा P जैसा दिख रहा है बट दिस इज F, ओके, FS। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने लिखा है यहाँ पे FS कॉस थीटा बाई Q, यहाँ चार्ज की वैल्यू Q। अब यहाँ देखिए थीटा 180 डिग्री में बता रहा हूँ, थीटा 180 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो इस चार्ज पे इधर लग रहा है, बट ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। थीटा की वैल्यू देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की थीटा कितना, 180 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना है हमने तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। तो अगले स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E, ओके। तो हमने जो वर्क के फॉर्मूला में FS कॉस थीटा लिखा, उस सब कॉस थीटा के जगह 180 पुट करेंगे, वर्क के जगह FS पुट करेंगे, और F के जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि होता है Q इंटू E। तो आप जब इन सबको पुट करेंगे तो आपके पास डाटा कुछ ऐसा दिखेगा, Q से Q कट जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू माइनस DR इंटू E, DR इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से E को अपन यही छोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं, dV बाई dr, ये जो आपके पास लिखा हुआ है दिस इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो यही हमारा रिलेशन आ गया ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये एक कंप्लीट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ भी आपको नीड लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF लिंक में मैंने PDF लिंक नीचे डाला है पूरे लेक्चर का, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, और पिछले वीडियो का भी मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डाइपोल पे देखो, डाइपोल पे हमने 3 डेरिवेशन तो पिछली क्लास में करा है फर्स्ट पार्ट में, ओके, और एक डेरिवेशन यहाँ है, टोटल ये 4 डेरिवेशन है जिसे आप अच्छे से करेंगे। तो मैं 8वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मूव करता हूँ। तो ये रहा एक कंप्लीट नोट्स, इस 8वें क्वेश्चन का एक कंप्लीट आंसर, जिसको अब मैं जूम आउट करके एक्सप्लेन करूँ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, अब टॉर्क हमने तो लास्ट क्लास में देखा ही था चैप्टर 1 में टॉर्क निकालने का, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। टॉर्क जो होता है PE साइन थीटा, इसका डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। टॉर्क का फॉर्मूला होगा PE साइन थीटा। अब वर्क डन इन द टर्म ऑफ टॉर्क जो होता है dW इक्वल टू T d थीटा, टॉर्क इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन इन टर्म ऑफ टॉर्क। अब सपोज ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमने रखा PE साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट अपन क्या लेंगे, सपोज कोई इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक ये रोटेट हो रहा है, तो अपन लिमिट रखेंगे। जब लिमिट को इसमें पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे अपने पास वर्क डन इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वही चेंजिंग, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो कि PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा आंसर रहा इस क्वेश्चन का। किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट आप में जाके आप आराम से देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड करा हुआ है। अब यहाँ देखिए केस 1, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 2 इक्वल टू थीटा, मतलब इस फॉर्मूले में अगर कुछ केसेज होते हैं, अगर आप थीटा 1 0 पुट करोगे, थीटा 2 की जगह करोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, थीटा 1 90 होगा, ओके, और थीटा 2 थीटा होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 0। समझ गए। तो ये छोटे से पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमने डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल देख लिया। अब 9th क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की तरफ मूव करें। अब ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स में ही आएगा ये, जब भी आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का मतलब होता है आप अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी बना दे, ओके, तो द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, ओके। अब ये कैसे बनेगा, किसी कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा कैविटी बना दे, तो वो कैविटी क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होता है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इफेक्ट शो नहीं करता है। इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इसका यूज कहाँ है, तो द इफेक्ट कैन बी मेड यूज इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इस कैविटी के अंदर कोई इफेक्ट अपना नहीं शो कर रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट है छोटे क्वेश्चन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया, ये हो गया, 7 हो गया, ऊपर के भी क्वेश्चन हो गया। अब 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, हेंस एक्सप्लेन पोलराइजेशन। तो पहले हमें पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा करना है, उसके बाद पोलराइजेशन के बारे में बताना है। तो मैं पूरा का पूरा पोलराइजेशन ही आपको बता देता हूँ पूरे डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो इंसुलेटर्स, ओके, इंसुलेटर्स जो बैड कंडक्टर्स होते हैं उसे इंसुलेटर्स आर referred as dielectric, referred as dielectric। तो जनरली इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल और एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हिच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेट। जैसे ये HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का सेंटर जो होगा बिल्कुल सेपरेट होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा। H2O है, तो इनके भी जो मॉलिक्यूल्स है उनके क्या है, उनके बीच सेपरेशन कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। तो ऐसे में इनके पास अपना खुद का एक डाइपोल मोमेंट होता है, ओके, डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2a। तो यहाँ जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, whose center of positive and negative charge coincide, thus they have not a dipole moment। अब H2 है, तो H2 की जब अपन बात करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल, एक H2 ये रहा और दूसरा H भी उसी के ऊपर ओवरलैप रहता है, तो दोनों का सेंटर एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाता है। तो ऐसे में अगर इनका डाइपोल मोमेंट लिखना हो P = Q × 2a, अगर ये डाइपोल मोमेंट लिखना हो तो Q तो ठीक है, बट 2a डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स जो होगा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ओके, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, तो दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं इनका कोई खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ये एक ध्यान रखिएगा। पहला क्या हो गया, पोलर molecules whose center of positive and negative charge are separated, thus they have their own dipole moment। और इसमें क्या बोल सकते हैं, center of positive and negative charge coincide, thus they have net dipole moment 0। तो एक का डाइपोल मोमेंट होगा, दूसरे का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है। अगले में पूरा पोलराइजेशन को ही हमें समझना है। तो ये तो कंप्लीट आंसर रहा। चलिए, तो पोलराइजेशन समझते हैं। पोलराइजेशन में होता क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल कर दूं आपको। जैसे सपोज मेरे पास 2 प्लेट्स है, ओके, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसके अंदर अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल ला के रख दूं, बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ला के भर दूं इस तरह से, तो देखिए अब पोलर मॉलिक्यूल रख दूंगा तो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल प्लस और माइनस चार्ज दोनों साथ साथ होते हैं, तो मैंने इन दोनों को साथ साथ बनाया है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई भी डिस्टेंस नहीं होते हैं सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब यहाँ पे देखिए, अब चूंकि इन दोनों का एक दूसरे पे ओवरलैप है, ओके, तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से निकलता है माइनस की तरफ जाता है, ओके, यहाँ पे इस तरह से अपन कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, हमने पढ़ा है प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ आके टर्मिनेट होता है, तो इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है, ओके, E = F/Q, तो यहाँ से F = Q × E। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये जो चार्जेज है ये सेपरेट होना स्टार्ट करेगा, ओके, सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पे लगाएगा फोर्स, किस पे, अंदर जो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भर रखा है, इस पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारा कुछ ऐसा था, प्लस और माइनस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अपनी ओर फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज पे अपनी ओर लगाएगा
और नेगेटिव चार्ज पे अपने से अपोजिट, तो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, प्लस और माइनस, और कुछ इस तरह का शेप रह जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है अंदर नॉन पोलर, ये कुछ इस तरह का शेप लेगा जिसमें सारे का माइनस प्लस इस तरह से कुछ अरेंज हो जाएगा। तो अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से इनका अरेंजमेंट होगा। तो होगा क्या, इस केस में देखिए शुरुआत वाला जो केस है अपना, यहाँ पे हमारा कोई भी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। क्यों डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। बट जैसे ही ये पोलराइज हुआ, अब इसी मेथड को बोलते हैं पोलराइजेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अंदर वाला जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके प्लस और माइनस के बीच कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। उस डिस्टेंस के कारण यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। ओके, पोलराइजेशन मतलब डिस्टेंस हुआ, इस फिनोमिना को हमने पोलराइजेशन बोला। तो ये प्लस माइनस के बीच कुछ डिस्टेंस आ गया, अब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो यहाँ पे इनका कुछ अपना डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब देखिए, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ई एक्सटर्नल, और अंदर की तरफ एक ये खुद के डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो प्लस से माइनस की ओर डायरेक्टेड होगा। तो इस तरह से, तो ये जो अंदर के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ने जो डाइपोल क्रिएट किया है, डाइपोल मोमेंट, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसे ई इंड्यूस्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, तो इट रिड्यूसेज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो ये था, अब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, तो ये क्या करेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू को कम करेगा। तो वही यहाँ पे आपका नोट्स में लिखा था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, है ना। बाकी आपको ये सारे आंसर रिटन प्रैक्टिस करना होगा। तो ई नेट की जब बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे आई जो है वो इंड्यूस्ड है। सारी चीजें नोट्स में बहुत डिटेल में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने मेंशन करा है, जिसको आप स्टडी कर लेंगे, है ना। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। मॉलिक्यूल्स हैव देयर ऑन डाइपोल मोमेंट बट दे अलाइंड रैंडमली, देयरफॉर देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड एंड थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये कितना पोलराइजेशन होगा ये डिपेंड करता है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है प्लस माइनस कितना पोलराइज होंगे ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ पूरा आपको पोलराइजेशन ही मैंने बता दिया। तो पोलराइजेशन क्या होता है ये मैंने बताया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसे पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन कितना होगा तो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो लिख सकते हैं पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक साई करके सिंबल आता है जिसे ससेप्टिबिलिटी पढ़ते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ओके। साइज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक फॉर वैक्यूम साइज इक्वल टू 1। तो ये छोटी सी पॉइंट, ये डायमेंशनलेस होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा 3 क्वेश्चन और गया। 11 ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। अब याद रखिए कि तीनों इकट्ठे तो कभी नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक आता है और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर का यही 3 डेरिवेशन है और यही 3 में से कोई जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। 12वां क्वेश्चन में अभी बता देता हूँ आपको। 12th क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस करना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो आप चाहे तो इसके लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट लगाया है, इसी चैप्टर का जो डिटेल वीडियो लेक्चर है हमारा थ्योरी का, वहाँ से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए मैंने कैपेसिटर पे अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बना रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके नोट्स में हो तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर को, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अब इन तीनों डेरिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ सामने जो आपका फिगर है, एक प्लस चार्ज क्यू है, एक माइनस चार्ज क्यू है। अब यहाँ पे प्लेट के बाहर अगर इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। चूंकि प्लेट है यानी सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ 0। ठीक उसी तरह से दूसरे साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, बिल्कुल दोनों के बीच में मिलेगा। ओके, दोनों के बीच में मिलेगा। कितना मिलेगा, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, माइनस के कारण भी इस डायरेक्शन में। ओके, प्लस माइनस दोनों के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल एड अप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 बाई
2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब पोटेंशियल की वैल्यू पता है, पोटेंशियल होता है, अभी अभी हमने रिजल्ट भी ड्राइव किया, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप यहाँ से उठा के इसमें पुट करोगे तो आपके पास बी का वैल्यू दिखेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब यहाँ से वी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास डाटा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे आप सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की जगह भी आप क्यू बाई ए पुट कर दो तो आपके पास टोटल डाटा ये दिखेगा, जहाँ क्यू क्यू कट जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आई। ओके, थोड़ा मैं फास्ट स्टडी करा रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा फास्ट है ना। तो आपको जहाँ भी टॉपिक में दिक्कत लगे आप डिटेल वाला वीडियो देखिएगा, और इन क्वेश्चंस को आपको मेन टारगेट करना है कि आपको क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सीखना है इन सारे क्वेश्चंस को। अब ओपन करेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है, तो 2 प्लेट से। अब वर्क डन क्या होता है, V इंटू डी क्यू। अब V क्या है, पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो V की जगह Q बाई C पुट करेंगे, तो यहाँ पे Q बाई C पुट करोगे तो 1 बाई C क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे अपन बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से। अंदर क्या बचेगा, Q डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2। तो वर्क कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता चला जाएगा कैपेसिटर पे, तो Q स्क्वायर बाई 2C। अब इसी का अदर फॉर्मेट से इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अब ये एक फॉर्मूला याद है तो आपको इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं, आप रिजल्ट से। अब इसी फॉर्मूले में आप Q के जगह CV पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। इसी ओरिजिनल फॉर्मूले में Q के जगह C के जगह Q बाई V पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। 3 अलग अलग फॉर्मेट है पोटेंशियल का और तीनों का मतलब एक ही है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन तो बहुत छोटा सा है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। अब ये जो पार्ट है ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का पे क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो एक कैपेसिटर के अंदर अगर इस डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दे तो क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं हमने एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक पुट करा है, और डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, अभी हमने आपको सिखाया कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। और यहाँ पे मैं इस केस में बात करूँ तो चार्ज डेंसिटी को भी कम करेगा, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो कैपेसिटर का माइनस वाला क्या करेगा, प्लस को अपनी ओर खींचेगा, इधर का प्लस और माइनस को अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ चार्जेस न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होंगे। जब न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होंगे तो इस पार्टिकुलर सरफेस पे, दोनों साइड के सरफेस पे चार्ज का डेंसिटी कम होगा, है ना, लिखा हुआ न्यूट्रलाइज द चार्जेस। तो चार्ज डेंसिटी कितना कम होगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ये जितना इंड्यूस्ड हुआ है टोटल तो सिग्मा था ही, और सिग्मा इंड्यूस्ड इसने जितना इंड्यूस करा है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, सिग्मा बाई की इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा। अब अपन जानते हैं पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डॉट टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हमने देखा, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट डाइलेक्ट्रिक को पुट करने पे इस सिग्मा की वैल्यू चेंज होकर अब ये रह गया, तो अपन ये लिखते हैं। अब देखिए इसके जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा आई की जगह सिग्मा बाई के पुट कर दूँ, तो मैंने इनके जगह सिग्मा बाई के पुट किया, एप्सिलॉन नॉट डी। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। आपके पास V का वैल्यू पड़ा है, उस V की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस का ये वैल्यू आएगा, और सिग्मा का वैल्यू फिर से लास्ट में पुट करोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब ये डाटा आप सिग्मा की जगह क्यू बाई ए पुट करोगे तो फिर से सारी चीज़ कट होके मैथमेटिकली आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने बता दिया, बाकी 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास हो जाएगा। यहाँ ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रहा आपके पास कैपेसिटर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 5 मार्क्स तक के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सीबीएसई में तो ये सिलेबस में हट चुका है, इसलिए बहुत जगह पे इससे रिलेटेड वीडियो आज आपको कम मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई में 3-4 साल पहले ही हट चुका है, बट स्टिल बिहार बोर्ड में अभी भी पढ़ाया जाता है। तो 5 मार्क्स है। इस तरह के क्वेश्चन का रिप्रेजेंट करने का अलग ही तरीका होता है, जहाँ भी ऐसा मिलेगा। ऐसे टोटल 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो श्योर है उनमें से किसी एक आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा एकदम आइडियल आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट करा है
इस तरह क्वेश्चंस का आंसर करने का तरीका होता है। ऐसे ही आप रैंडमली कुछ भी लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब नंबर तो मिलेंगे बट पूरे अच्छे से नंबर लेने के लिए आपको देखो, अब मैं समझाते हुए चलता हूँ, आंसर भी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा प्रिंसिपल या इंट्रोडक्शन देना होगा। एक मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा जहाँ पे आपको बताना होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। तो 2 लाइन में, जनरली 1 से 2 लाइन में होता है। इट इज यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल बाय जनरेटिंग हाई वोल्टेज ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। ओके, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के काम आता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब फिजिक्स का वो कोर कॉन्सेप्ट जिसपे बेस्ड ये वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इनर जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, इनर स्फीयर। आउटर स्फीयर लो पोटेंशियल पे होता है। ओके, तो जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होता है। ओके, अब देखिए कंस्ट्रक्शन समझते हैं इसका। तो आंसर का भी ऐसे ही फॉर्मेट होता है। प्रिंसिपल लिखोगे, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन में आप फिगर लिखोगे और फिगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को एक्सप्लेन करोगे। अब देखो मैं समझाता हूँ इसमें काम कैसे करता है। ये एक मेटेलिक स्फीयर है और ये एक मेटेलिक स्फीयर है। बाहर वाले को लो पोटेंशियल पे रखा है, अंदर वाले को हाई पोटेंशियल पे रखा है। मेटेलिक ब्रश से इन दोनों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करा गया है ना। ये इंसुलेटिंग पिलर पे सारा सिस्टम काम करता है। ओके, और यहाँ पे भी एक ये पुल्ली के सहारे पुल्ली की तरह से मोटर लगा हुआ है जो पुल्ली की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ से चार्ज पार्टिकल को कैरी करने का। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल को ये कैरी करता है। ये फिर से एक मेटेलिक ब्रश है। तो होता क्या है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल ये कलेक्ट करता है। वर्किंग बताता हूँ। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से कलेक्ट करता है और चूंकि ये मोटर के थ्रू ये चल रहा होता है तो थ्रू दिस बेल्ट, इस बेल्ट के सहारे ये ऊपर जाता है। जब ये चार्ज यहाँ पे आता है तो चूंकि यहाँ हाई पोटेंशियल है तो ये कहाँ की तरफ मूव कर जाता है? इस सरफेस पे मूव कर जाता है और एक्यूमुलेट होना शुरू करता है। इस तरह से बहुत हाई पोटेंशियल गैप ये क्रिएट करता है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों मैंने एक्सप्लेन करा, जिसका डिटेल आंसर इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जरूरत के अकॉर्डिंग मैं अब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको थोड़ा लंबा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको आराम से 1-2 पन्ने में कंप्लीट अच्छे से आंसर देंगे, तभी 5 का 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये रहा, और अगले पेज, आखिरी पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा, ठीक है। तो मैंने वही जो बताया आपको वही सारी चीज़ें यहाँ नोट्स में लिखा है। आपको कोई भी दिक्कत आए कहीं भी कुछ भी तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अगर इनको आप अच्छे से कवर करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में डील कर पाओगे। तो फिर अगले वीडियो में मैं चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। आप तब तक इसको कंप्लीट करें और एक सभी क्वेश्चन का आंसर आप लिख के जरूर करें, रिटन प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम कम है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं। 5 to 7-8 क्वेश्चन पर डे अभी 8-10 दिन तक मैं दूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा। तो आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।